ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं प्रयोगशाला की और पाठशाला की। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई पाठशाला में ही तो प्रयोगशाला होती है, पर ये तो स्कूल की बात है ना, शिक्षा की बात है। मैं बात कर रहा हूं राजनीति की और बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की। कुछ साल पहले तक यह कहा जाता था कि गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला है और वहां पर हिंदू मुसलमान की पाठशाला भी चली, लेकिन अब नया डेस्टिनेशन, नया ठिकाना क्या उत्तर प्रदेश बन गया है। और यह सवाल क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले संभल के बारे में एक हैरतअंगेज और चिंताजनक जानकारी सामने आई कि भाई वहां पर तो हिंदू आबादी जो आजादी के समय 45% थी, 30% गिरकर 15% रह गई है। अब अगर ऐसा हो रहा है, ये तो चिंता की बात है। ये डेमोग्राफी, ये अलग अलग समुदायों का अनुपात इतना बिगड़ जाए, ये तो चिंता का सबब होना चाहिए। और गाजे बाजे के साथ इस एक तथाकथित रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और चैनलों ने भी जमकर हेडलाइन चलाई। केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस बाबत चिंता जाहिर की। पर थोड़ी सी हमने तहकीकात की। आजकल पत्रकार तहकीकात करना भूल गए हैं। वो पर्ची जिसने जो थमा दी, वो पर्ची ही अंतिम सत्य हो जाता है या हो जाती है। जैसे चुनाव आयोग पर्चियां देता रहता है, यह शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, पर्ची जर्नलिज्म। अब थोड़ा तह में गए तो पता लगा वो रिपोर्ट तो आज तक कोई प्रकाशित ही नहीं हुई। और वो रिपोर्ट किसने तैयार करनी थी? संभल में हिंसा हुई थी पिछले साल, आपको ध्यान होगा। शाही मस्जिद का निरीक्षण हो रहा था, सर्वेक्षण हो रहा था, बल्कि मैं कहूं हिंसा भड़की थी, 5 लोगों की मौत हो गई थी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। भाई 5 लोग कैसे मर गए? पुलिस को गोली चलाने की नौबत क्यों आ गई? दूसरी बार भी सर्वेक्षण क्यों करवाया गया? इसके लिए एक आयोग बना था। सेंसस करना तो उसका मैंडेट ही नहीं था। और यह कब का सेंसस है? अभी हुआ क्या, या यह पहले हुआ था? अभी इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है? पर ऐसा हो रहा है क्योंकि क्या इस प्रयोग के जरिए फिर से हिंदू मुसलमान की पाठशाला खोल दी गई है कि अरे ये मुसलमान अपनी संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पूरे देश के लिए यह बड़ा खतरा है। और इसी सब के बीच अब वो एक कथावाचक है, धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ बाबा वगैरह कहता है अपने आप को। अब धीरेन्द्र शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने वाला है। 170 किलोमीटर की यह यात्रा है दिल्ली से वृंदावन। यह पूरा इलाका शराब और मीट पर निषेध होना चाहिए, तो वो ब्रजभूमि पर ही इतनी कृपा दृष्टि क्यों? फिर तो बनारस में भी होना चाहिए, अयोध्या में होना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कर दो। हिंदू तो खाते ही नहीं है मांस, ना मदिरा का सेवन करते हैं, ये तो मुसलमान करते हैं। पर मदिरा का सेवन मुसलमान करते हैं? वो तो कह रहे हैं उनके धार्मिक दिनों पर शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। अब ये नई मांग आ गई है। तो बस हिंदू मुसलमान करते रहें और वहां पर छात्र स्कूलों में, कॉलेजों में क्या पढ़ाई हो रही है उसको लेकर आंदोलित हैं, उनको पीटा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो मुद्दे जरूरी नहीं,
बात बात पर हिंदू मुसलमान होगा देश का कल्याण, होगा उत्तर प्रदेश का कल्याण। क्या यही राह हमने पकड़ी है? तो क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है और बात बात पर अब क्या हिंदू मुसलमान की पाठशाला वहां लगेगी? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी बीते महीने अगस्त, अभी हफ्ता भर पहले एक रपट आई, एक रिपोर्ट आई। संभल हिंसा पर एक न्यायिक आयोग बना था दर्शकों, 28 नवंबर 2024, पिछले साल। आपको ध्यान होगा वहां पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। ये 19 नवंबर को सर्वेक्षण हुआ, 3:30 बजे फैसला आया, 6 बजे जिले के डीएम और एसपी वहां मौके पर पहुंच गए, 6:30 बजे सर्वेक्षण भी शुरू हो गया। देर रात हो गई थी, पूरा नहीं हुआ। फिर 24 तारीख को फिर से सर्वेक्षण हुआ, 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई, 5 लोगों की मौत हो गई, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। इसी की तहकीकात के लिए एक आयोग बना जिसमें जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा रिटायर्ड, AK जैन डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की, और अमित मोहन प्रसाद 1989 बैच के IAS, वो भी पूर्व IAS। ये आयोग बना, इन्होंने रिपोर्ट दी। अब गाजे बाजे के साथ ये रिपोर्ट चली। इसमें बताया गया 450 पन्ने की ये रिपोर्ट है और संभल की डेमोग्राफी में परिवर्तन हो गया है जी। आजादी के समय 45% हिंदू थे और 55% मुसलमान, अब 15% रह गए हिंदू, 85% हो गए मुसलमान। अब ये तो बवाल था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या एक समुदाय अपनी दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, दूसरा समुदाय भयभीत है क्या? किस तरह की आजादी? अब ये चला 2 दिन, हमने थोड़ी तहकीकात की। भाई ये तो मैंडेट ही नहीं था, उनको तो पता करना था ये गोली क्यों चली, लोग कैसे मरे, दूसरे सर्वेक्षण की नौबत कैसे आई, ये पता करना था। फिर अब ये सर्वे हुआ, आखिरी सेंसस जनगणना तो 2011 में हुई थी। अभी कोई ताजा सेंसस हुआ, जनगणना हुई जिसके बारे में हमें पता ही नहीं लगा, ये किसी ने पूछा ही नहीं, पूछने की जहमत नहीं उठाई। वो पर्चियां थमाई गई, पत्रकारों के पास जानकारी भेजी गई, वो जानकारी मैं यहां पर अब आपसे साझा करना चाह रहा हूं। उस जानकारी में इस 450 पन्ने की तथाकथित रिपोर्ट के बारे में एक शब्द नहीं। स्थानीय तुर्क और अन्य मुस्लिमों, पठान आदि के विवाद का दशकों पर आना इतिहास, सरकार ये पर्चियां थमा रही थी पत्रकारों को। इकबाल महमूद के खिलाफ जियाउर रहमान बर्क ने खोला मोर्चा, कहा वो बने होंगे एक्सीडेंटल विधायक। फिर कुछ अखबारों की कतरन, फिर संभल असेंबली सीट 2017 की डिटेलिंग, ये सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से, ये कीजिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दी जा रही है, इसमें कोई जानकारी ही नहीं थी। अब जानकारी दरअसल क्या है, अब थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। संभल की कुल आबादी 22 लाख है, ये 2011 की, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है, तो मैं 2011 के आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब ये 22 लाख लोगों में से 15% रह गए क्या हिंदू? नहीं, ये दरअसल संभल नगर पालिका क्षेत्र की बात हो रही है। संभल नगर पालिका 1886 में बन गई थी, 2011 में कुल आबादी थी 2,20,813, 2,20,000, 2.25 लाख भी नहीं, और क्षेत्रफल है 15.65 वर्ग किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,000, 15 वर्ग किलोमीटर पर बवाल मच रहा है। नेशनल मीडिया में हेडलाइन बन रही है, 0.0006% क्षेत्रफल और जनसंख्या का 0.1% सैंपल बनाकर डेमोग्राफी बदल दीजिए।
कोहराम मच गया देश में। हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी ने इलाके के जो कमिश्नर हैं अंजनय कुमार, चर्चित आईएएस हैं, 8-8 एक्सटेंशन मिल चुके हैं, यूपी काडर भी नहीं है, उन्होंने कहा हमें इस रिपोर्ट की मालूमात नहीं है। पर इसकी ताल ठोकी गई। सुनिए 29 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कमीशन की कुछ रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। पहली लाइन पर गौर किया जो मुख्यमंत्री ने बोली कि इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से सामने आए। क्यों भाई? आयोग आपने बनाया, रिपोर्ट आपके पास पूरी होगी, मुकम्मल रिपोर्ट करिए ना सार्वजनिक। कुछ हिस्से सामने आए, कैसे आए? किसने लीक किए? कोई शरारत कर रहा है, पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही? 15 वर्ग किलोमीटर इलाके की, पूरे संभल जिले की भी नहीं, पूरे संभल कस्बे की भी नहीं, अब तो जिला हो गया है 2011 से, वो नगर पालिका क्षेत्र, 2,20,000 लोग 2011 के हिसाब से। पर ये क्या एक पैटर्न बन रहा है? और पैटर्न मैं क्यों कह रहा हूं? संभल में तो शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हिंसा हुई, शाहजहांपुर में हिंदू संगठन जामा मस्जिद शमसी में पूजा की इजाजत मांग रहे हैं, मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू संगठनों का दावा आप भली भांति वाकिफ हैं। और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद कि कृष्ण जन्म स्थान पर मस्जिद निर्माण का दावा किया जा रहा है, ये सब बातें एक साथ चल रही हैं। और इसी में वो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़ा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यात्रा होने वाली है दिल्ली से वृंदावन, 170 किलोमीटर की। और इसका मकसद, उद्देश्य क्या है? मथुरा में श्री कृष्ण को विराजमान करना, हिंदू राष्ट्र बनाना, सनातनियों को एकजुट करना, ब्रिज क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। सरकार से कह दो ना, सरकार है, मांस मदिरा पर प्रतिबंध लग जाएगा। कावड़ियों के टाइम पे लगता है, वैसे लगा दो। पूरे उत्तर प्रदेश में मांस मदिरा बंद कर दो ना। बिहार में हो गई शराबबंदी, घर में मिलती है वो अलग बात है, होटल में मिल जाएगी, होम डिलीवरी होने लगी है। पर टाइमिंग, राजनीति में टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो बीजेपी के अंदर ही भीतर खाने खींचतान चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो चल ही रही है। उस सब में बटोगे तो कटोगे जो नारा सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, क्या उसी नारे पर दांव आजमाया जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? बटोगे तो कटोगे। प्रयोगशाला में हिंदू मुसलमान की पाठशाला शुरू कर दी गई है। और पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते थे कि बस राम जन्मभूमि तक वो आंदोलन था, उसी आंदोलन में हमने हिस्सा लिया, बाकी कुछ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी अन्य आंदोलन में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे स्वयं सेवक इसमें शामिल हो सकते हैं। काशी, मथुरा, पूर्णोद्धार आंदोलन को संघ समर्थन नहीं देगा, लेकिन स्वयं सेवक इसमें भाग ले सकते हैं। हाँ भी ना भी, चित भी मेरी पट भी मेरी। रास्ता तय हो रहा है क्या? खाका खिंच गया है क्या उत्तर प्रदेश का, चुनाव का, आने वाले वक्त का? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिंदू मुसलमान की पाठशाला यूपी बना प्रयोगशाला, और 27 का चुनाव फिर बटोगे तो कटोगे वाला दांव। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं
केंद्र में सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है आरएलडी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय त्रिवेदी, एक और वरिष्ठ पत्रकार, कसारी मसारी किताब इनकी धूम मचा रही है, ये राजनीति की कसारी मसारी है, जब इनको बुलाता हूं कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। मनोज राजन त्रिपाठी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। संजय निषाद केंद्रीय मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय। अब प्रोफेसर साहब, ये बीते दिनों 2-3 दिन तक ये हेडलाइन बनी रही, अरे 15% रह गए हिंदू संभल में, मुख्यमंत्री का मैंने बयान भी सुनवाया, कुछ हिस्से आए हैं रिपोर्ट के। रिपोर्ट तो सरकार को ही सौंपी, सरकार ने ही यह आयोग बनाया था 28 नवंबर को, पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं बता देते, पूरी जानकारी क्यों नहीं आ रही सामने? संदीप जी, उत्तर प्रदेश में विकास और बुनियादी ढांचों को प्राथमिकता देते हुए सबकी रक्षा और सुरक्षा की गारंटी देने वाली योगी सरकार है। लेकिन ये सच को भी हमको जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए और प्रदेश की जनता को भी जानना चाहिए कि 78 के दंगे के बाद उस समय संभल में जहां पर 45% हिंदू आबादी थी, आज वो घटकर किन कारणों से, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 से 15 पर आके सिमट गई? संभल नगर पालिका, एक मिनट प्रोफेसर साहब, तिल की प्रोफेसर साहब, संभल या संभल नगर पालिका क्षेत्र 78 का आपने जिक्र कर दिया, ये 15% का आंकड़ा कहां से आया? वो सेंसस, वो जनगणना कब हुई? क्या ये देश को, जनता को, उत्तर प्रदेश को बताने की जरूरत नहीं है? यह जानने का अधिकार और यह भी जानने का अधिकार कि दिन प्रतिदिन उस नगर में, उस जिले में जैसे जैसे ये जानकारी कहां से आई? दीवारों को किनारे किया जा रहा है, जो, अरे सुन लीजिए, तो पीछे से राधा कृष्ण की मंदिर निकल रहे हैं, भगवान शंकर का मंदिर निकल रहा है, घर के तहखाने खोदे जा रहे हैं, यदि नाली बन रहा है, सफाई सरकार विकास की योजना ला रही है तो उसके नीचे ये 2024 से सब, किसी के घर ये भारत एक खोज है और यूपी एक खोद, ये खोदने का जो अभियान 2024 में क्यों चला? 2017 से ही है ना आपकी सरकार, डबल इंजन सरकार, तब आपको पता ही नहीं लगा? इतने अनभिज्ञ थे, इतने मासूम थे, इतने नादान थे आप। संदीप जी, वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी है, इतिहास रचा है और सभी के विकास की चिंता, सबकी सुरक्षा की बात कर रही है। एक खोज अभियान नहीं है, खोद अभियान भी हो रहा है, किसी भी प्रकार की खोज अभियान नहीं है, यूपी को खोद डालना है। अरे सुन तो लीजिए, यह तो वो स्थिति है कि बुनियादी ढांचा जिसे मिलता नहीं था, कांग्रेस ने लूटा, सपा ने जंगल राज छोड़ा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में था क्या? आज उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है, बीमारू प्रदेश से उठ के आगे बढ़ रहा है। नहीं, दौड़ते हुए हमने देखे पीसीआर वो तस्वीरें चलाना। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, अरे आप तो प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, वो एबीवीपी के ही छात्र हैं ना, जिनको डंडे मार मार कर पुलिस दौड़ा रही थी और वो मुर्दाबाद कर रही थी सरकार को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही छात्र हैं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल आपकी जानकारी दुरुस्त है, सही जानकारी है। उससे वो जो भी मसला है उसकी त्वरित कार्रवाई हुई है। वहां का एसएचओ सस्पेंड हो गया, वहां के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया, सारा आगे की कार्रवाई हो रही है। इंस्पेक्टर नहीं, वो तो बांका में वो कॉलेज में क्या गड़बड़ झाला हो रहा है और पढ़ाई के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे आंदोलित थे ना। असल तो मुद्दा वहां पर है। एक एसएचओ के लाइन हाजिर होने से बात थोड़ा खत्म हो जाएगी। देखिए संदीप जी, उसकी जो, हाँ नहीं, इस तरह की समस्याएं आती हैं
और जो गड़बड़ झाला है उसके लिए सरकार अपनी निगरानी कमेटी बनाई है। बाकी जो जिस स्तर की चिंता करना है उस तरह वो करेंगे। वो कोई बहुत बड़ी समस्या इस तरह से नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। वो नफरती भाषण भी यूपी में करने वाली ये सरकार है, क्योंकि ये बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं है। यूपी में ये बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं है, 2024 में पालने वाली सरकार नहीं है। अरे सुनिए, ये न्याय करने वाली सरकार, न्याय पर ही आ रहा हूं। 2024 में 242 नफरती भाषण दिए गए उत्तर प्रदेश में। 2023 में ये सिर्फ 104 थे, सिर्फ 132% का इजाफा हुआ। ये प्रयोगशाला के नाम पर हिंदू मुसलमान की पाठशाला चलने लगी है क्या? बात बात पर हिंदू मुसलमान कीजिए। हाँ संदीप जी, इसी प्रश्न पर मैं भी आना चाह रहा था। देखिए, प्रयोगशाला और खोज ये डरे हुए, सहमे हुए और जो नैरेटिव गढ़ के राजनीति करते हैं उनके आंगन के शब्द है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के दर को और विकास की लकीर को इतनी बड़ी कर दी है कि आज यहां एक भी भूमाफिया नहीं है। आज यहाँ सभी को शिक्षा है, सभी को रोजगार है, हर घर को नल है, सिमट गए। और विकास के रूप में लोकसभा चुनाव में इतना विकास था, डबल इंजन सरकार का इतना कमाल था, तो 62 सीट थी, वो 33 क्यों रह गई? सिर्फ 29 ही घटी। बहुत सही संदीप जी, जरा सा 1 मिनट एक बात बताइए। हाँ। क्या देश के युवराज राहुल गांधी लगभग उनके नेतृत्व में देश में सभी राज्यों में और केंद्र में 3 दर्जन चुनाव हारे हैं? बिल्कुल हारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, नहीं तो अखिलेश उनकी हार गिनाने लगेंगे, यहाँ की हार नहीं। और उसी हार से तिल मिलाकर अब बात बात पर हिंदू मुसलमान करना है, कटोगे तो बटोगे करना है। नहीं, ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूले पर आ गए। सवाल यहाँ पर तो ये है ना, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आपका, संदीप जी 1 मिनट, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आपका एक गले से नहीं उतरता, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार की सरकार है उत्तर प्रदेश में। प्रचंड बहुमत कहां की? 240 थी। प्रचंड बहुमत ना कहिए, उनको चिंता साधारण बहुमत भी नहीं मिली आपको। बैसाखियों की जरूरत पड़ी। जो लगातार बाहर हैं उनको चिंता करना चाहिए, जिनका चलिए वो तो चिंता करेंगे, पर अभी भी मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। सब घुमा दिया आपने आज, प्रोफेसर साहब, सब घुमा दिया। मुझे ये बताइए भाई, ये संभल की रिपोर्ट ये पूरी सार्वजनिक कब होगी और ये जनगणना कब हुई थी? क्या ये हमें पता नहीं होना चाहिए? संदीप जी, थोड़ी ये समस्या आ रही है, कुछ आवाज की समस्या हो गई, क्योंकि ये सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूं। राजकुमार भाटी, क्या ये पूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए? अगर आप लोगों ने हिंदू मुसलमान किया, मुसलमानों को वहां पर विस्थापित हिंदुओं को करके मुसलमानों को बसाया, तो पूरी जानकारी आनी चाहिए ना सामने। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तैयार हैं आप उसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं संदीप जी। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को वो रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करनी थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट जाने से पहले रिपोर्ट लीक हो गई, मीडिया तक पहुंच गई और पब्लिक में आ गई। योगी आदित्यनाथ जी पद और गोपनीयता की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं। संविधान की शपथ लेकर, उसमें कहा जाता है पद और गोपनीयता की, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और सरकार के जो निर्णय और जो रिपोर्ट होंगी उन्हें गोपनीय रखूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को लीक करके अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है और उन्हें 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री संविधान का और संविधान की शपथ का मखौल उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा और सौरभ मालवीय जो आपके रिपोर्ट में, आपके शो में बोल रहे हैं, सब झूठ का पुलिंदा है, बिल्कुल झूठी बातें हैं। ये बताएं कि इनका जो 45 और 15 का आंकड़ा है वो कहाँ से है। 45% हिंदू थे, अब 15% रह गए। मैं आपको भारत की जनसंख्या के आंकड़े जनगणना के आंकड़े बताता हूँ। 1951 की जनगणना में संभल नगर के अंदर, सघन संभल नगर पालिका क्षेत्र में कुल 61,568 मुसलमान थे और जो नहीं, टोटल 61,568 आबादी थी, जिसमें 43,667 मुसलमान थे, जो 71% बैठते हैं।
और हिंदू 17,901 थे जो 29% बैठते हैं। 2011 की जनगणना में जो लेटेस्ट जनगणना है, कुल आबादी 22,813 है। इसमें मुसलमान 17,01,514 है जो 78% और हिंदू 48,581 जो 22% है। तो ये जो 15 और 45 के आंकड़े ला रहे हैं, नहीं, आपने पूरा जो आंकड़ा दिया राजकुमार भाटी, एक सेकंड राजकुमार भाटी, आपने पूरे संभल का इलाका दे दिया, पर यहाँ पर जो हमारे सामने परोसा गया है वो संभल नगर पालिका है। पूरे संभल की आबादी आपने बिल्कुल ठीक कही, 22 लाख थी 2011 में, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में तो 2,20,000। आप एक मोहल्ले मात्र 15 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, यह सवाल भी तो है ना। मैं एक बात और कह दूं कि जो मुसलमानों की 7% आबादी बढ़ी है 50 साल में, उसका बढ़ने का कारण एक तो देहात में जो मुसलमान रहते हैं वो हाथ के कारीगर हैं, उनके काम धंधे गाँवों में बंद हो गए, वो ज़्यादातर लोग शहरों में आ रहे हैं पलायन करके, एक तो कारण ये भी है। और एक ये भी है कि 1986 में नगर पालिका का परिसीमन हुआ था, तो उसमें कुछ आसपास के गांव शामिल कर लिए गए थे जिसमें मुसलमानों की ज़्यादा आबादी थी। ये दो कारण थोड़ी आबादी बढ़ने के हैं। ये केवल अफवाहें हैं कि दंगों में हिंदू मार दिए, और नहीं, पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। मैं आता हूं राजकुमार भाटी साहब, मैं अभी आ रहा हूं हमारे साथ, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी जुड़ गए हैं संजय निषाद। मैं आपको पूरा मौका दूंगा राजकुमार भाटी। संजय निषाद, आपके जुड़ते ही जो सवाल पूछ रहे हैं राजकुमार भाटी, भाई आपने ये न्यायिक आयोग बनाया 28 नवंबर को 2024, 450 पन्नों की रिपोर्ट दी है, वो मुख्यमंत्री को सौंपी, वो कैबिनेट यानी कि आप लोगों के सामने वो पेश कर दी गई है क्या? उसके क्योंकि कुछ अंश, चुनिंदा अंश मीडिया को, हम लोगों को पर्ची थमाई जा रही है। आपने देख ली है रिपोर्ट, कैबिनेट के सामने पेश हो गई। पहली बात तो मैं चौधरी साहब आपको धन्यवाद दूंगा कि ऐसे एक सेंसिटिव, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं कि जहां लोकतंत्र में जो है राजनीति के एक हिस्सेदार होते हैं, एक राजनीति के शिकार होते हैं। वहाँ के लोग, जो लोगों को राजनीति का शिकार बनाया गया और ऐसे राजनीति का शिकार बनाया गया कि उनकी संख्या ही घटा दी गई है। जब उनकी संख्या घटा दी जाएगी तो फिर क्या किया जाए? जो रिपोर्ट का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के हमारे मुखिया हैं, अभिभावक हैं, एनालिसिस होगा, चर्चा किया जाएगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट के सामने पेश हुई है या नहीं हुई है, सीधा सवाल है। वरना सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की। मुख्यमंत्री के तो फिर लीक कैसे कर दी गई? फिर ये लीक कैसे कर दी गई? पद और गोपनीयता की शपथ जो ली गई उसका सीधा उल्लंघन हो गया डॉक्टर साहब। अरे यार, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री के पास आ गई, मुख्यमंत्री कैबिनेट के हमारे मुखिया हैं, हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है? उसके कुछ हिस्से बता रहे हैं, पूरा हिस्सा क्यों नहीं दिखा रहे? स्वीकार करें, पूरा हिस्सा क्यों नहीं दिखा रहे? और जनगणना हुई है क्या? कोई ताजा जनगणना हुई? किस आधार पर यह आंकड़ा पेश किया जा रहा है? सरकारें नहीं थी, 1961 में जनगणना हुई थी, 31 में हुई थी, 41 में हुई थी। नहीं, अभी ताजा जनगणना कब हुई डॉक्टर साहब? जनगणना नहीं हुई थी। मैं कह रहा हूं आज के दिन में ये बहुत ही एक निंदनीय है, सोचनीय, विचारणीय है कि एक जो है एक विशेष वर्ग की संख्या घटाई जा, दंगा करा के, दहशत करा के, वहाँ उनके 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जनसंख्या का 0.1 मिनट डॉक्टर साहब सुनिए तो, और जनसंख्या का 0.1% इलाके का सैंपल उठाकर पूरे प्रदेश की तस्वीर पेश करना कितना जायज है सर? तो यही कहूंगा ना आज के दिन में। ये कौन लोग भागे हैं? वो भागे वो है जो भूमिहीन है। भागे कौन है? जो झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में कौन रहते हैं? जो उन्होंने देश के लिए लड़ा है, जो उजड़ा है। ये निषादों की संख्या है। पहले तो जाल बीनने वाले जलहा थे। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है कि फोन कट गया? अगर नहीं मुसलमान हुए तो हिंदू, वो अपना रह गए बेचारे। उन्होंने नहीं तलवार से डरा, नहीं उन्होंने जो है फोन कट गया है लगता है। पीसीआर फोन दोबारा से जोड़िए संजय निषाद साहब का। राजकुमार भाटी, आप अपनी बात जारी रखिए। कैबिनेट के सामने तो पेश नहीं हुई है, ये बात तो साफ हो गई है ये रिपोर्ट।
नहीं, मैं जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की आबादी को लेकर पूरे देश को गुमराह करती है, मैं सरकारी जनगणना के थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूं ताकि लोग गुमराह ना हो, वो समझें बात को। देखिए, उसमें 2001 में हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 19.92 थी, 92, और 2011 में हो गई 16.76। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर घटी 3.16। मुसलमान की जनसंख्या वृद्धि दर थी 29.5 2001 में, और 2011 में होगी 24.6। इनकी जनसंख्या वृद्धि दर घटी 4.9, यानी मुसलमानों ने जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं से ज़्यादा घटाई है। तो मुसलमान की आबादी इस तरह नहीं बढ़ रही है जैसे ये गुमराह करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है लासेंट, वो बहुत ऑथेंटिक चीज़ें पेश करता है। लासेंट की ये रिपोर्ट है कि अगर भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है और हिंदू और मुसलमान की जिस गति से बढ़ रही है, अगर यही गति रही तो 2050 में भारत की कुल जनसंख्या होगी 175 करोड़, और इसमें हिंदू होंगे 129 करोड़ और मुसलमान होंगे 31 करोड़। और 2100 में अगर इसी दर से बढ़ते रहे, 2100 में टोटल जनसंख्या होगी 216 करोड़, और इसमें हिंदू होंगे 157 करोड़ और मुसलमान होंगे 39 करोड़। ये जो बीजेपी के लोग गुमराह करते हैं कि 2050 में ये दुगने हमसे ज़्यादा हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे देश पे, वो चल रहा है, पता नहीं क्या बताते हैं। तो ये सब झूठ बरगलाने वाली बात है। ये जो अभी लासेंट नहीं, लांसेट की रिपोर्ट है जो आपने दी है, बिल्कुल ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी हुई है। लेकिन संजय निषाद तो यहाँ पर कह रहे हैं ये अगर एक तबके को डरा धमका कर भगाया जाए, गरीब गुरबे उन सबको भगाया जा रहा है, रोजी रोटी छिन रही है, तो ये चिंता का विषय क्यों नहीं होना चाहिए? राजकुमार भाटी, ये सवाल संजय निषाद को माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए कि वो हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रहे हैं। जो अभी सौरभ मालवीय कह रहे थे कि विकास की लाइन खींच दी है और सुरक्षा दी है, अगर विकास के काम किए होते तो इन्हें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं होती। अब ये क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह पता है ये अपने कामों के आधार पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए नफरत फैला के, अफवाह फैला के, लोगों को डरा के, भय पैदा करके लोगों को भोले भाले हिंदुओं के वोट हासिल करना चाहते हैं। भोले भाले हिंदुओं का वोट हासिल किया जा रहा है। एक सेकंड, डॉक्टर संजय निषाद, आप कह रहे हैं गरीबों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। अरे भाई, 2024 में आपको ये सारी चीजें याद आई? 7 साल तो आपके सरकार को हो चुके थे, तब तक सरकार आपकी, पता आपको सब कुछ, अपराधी थरथर कांपते हैं, तो संभल में ऐसी दबंगई कैसे कर रहा है एक समुदाय? अरे इससे पहले दंगे हुए हैं, 1 दर्जन दंगे हुए हैं, 15 दंगे हुए हैं। आज के दिन में पूछा जाए ना कि निषाद राज का किला जो हमारा किला है, और तब तो निषाद राज के जब वंशज हैं तो उस समय तो इस्लाम धर्म नहीं था, तो आखिर किले पर मस्जिद क्यों बना रखा है? लोग तो खुदे भी बात करते हैं ना, इरिटेट करते हैं। हटा लें, कहीं भी अपना वो जो है अपना नमाज अदा कर सकते हैं। जब कुरान में लिखा है विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो ये लोग हटा के ले जाएं, प्रेम दिखाना चाहते हैं। आप तो संविधान को मानने वाले लोगों में से हैं। मस्जिद उठा के देश में कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मेरा जमीन है, मेरे डॉक्टर साहब, अरे मेरी बात भी तो सुन लीजिए। जहाँ निषाद राज सोए हो उनके सीने मस्जिद बना लेंगे। आप बताइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये आज फिर कनेक्शन की दिक्कत हो रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है। अरे कहीं और भी बनाया जा सकता है, किसी की संस्कृति पर तो कानून को नहीं मानते। ये फिर से कनेक्शन क्योंकि कट गया है, पीसीआर दोबारा से जोड़िए भाई, ऐसा कनेक्शन जोड़िए, कम से कम बात तो हो पाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो है। रोहित अग्रवाल कि जी ये कहीं भी कुछ कर लेते हैं, उसको मानते हो या नहीं मानते हो? वो तो सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए लागू हुआ था कि भाई फैसला कर लिया जाएगा, बाकी 1947 में जो धार्मिक स्थल जहां पर है उसको 10 का 10 बरकरार रखा जाएगा। कानून है कि नहीं है, या गलत मैं बोल रहा हूं? संदीप जी, देखिए, कानून अपनी जगह है और कानून से ऊपर है आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, जो भारत के अंदर बहुत लंबे समय से चल रही है।
और भारत के अंदर जो भी इस तरीके के विवाद हैं वो आपसी सहमतियों से कई बार निपटाए गए हैं और कई बार निपटाए जाते हैं। और इसके अंदर जो देश में समाज के बड़े होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, उनकी भागीदारी अहम रहती है और जिसको कि किसी भी तरीके से निपटा लिया जाता है। पर हर जगह कहीं ना कहीं शरारती तत्व होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ वहां पे ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से कानून की किताब भी हमको और आपको खोलनी पड़ती है। मतलब अब सामाजिक कानून की समरसता किताब- जो है, जो एकजुटता है, वो सामाजिक ताना बाना उधेड़ने के लिए भी कुछ लोग तैयार रहते हैं। ये जो ये कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री, 170 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है दिल्ली से वृंदावन। भगवान संदीप जी, श्री देखिए, कृष्ण एक को तो मैं- एक मिनट सुनिए ना, विराजमान करना, हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। अब यही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ऐसे ही बैठे हुए हैं। और मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध भी होना चाहिए, सनातनी हिंदू परंपराएं ये कहती हैं। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे जो भी व्यक्ति हैं वो अपना एक संगठन चला रहे हैं या अपना कहीं ना या कहीं इसको हम राजनीति ये कर कह रहे सकते हैं। हैं कि व्यापार चलाने का काम कर रहे हैं, या राजनीति व्यापार कर रहे हैं। चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो देश के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की बात करते हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र की अगर बात करना, तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से ये सरकारी व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारा देश संविधान से चलेगा, जहां पे हमारे देश के अंदर सेक्युलरिज्म एक बड़ी चीज है जिसको हमने अपनाया है, स्वीकार किया है, और उसी सेक्युलरिज्म के ऊपर हमारा देश चलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने संगठन के तहत अगर ये कह देता है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो उससे ना तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और ना ही मुस्लिम राष्ट्र बनने जा रहा है। परंतु ऐसे व्यक्तियों की चर्चा करके हम नेशनल टीवी के ऊपर हम कहीं ना कहीं उनका जो पर्पस है अपने संगठन को मजबूत करना, बड़ा करना और उसकी नहीं, प्रसिद्धि करना, सरकारी उसको हम कहीं ना कहीं समर्थन भी मिलता है ना, सरकार का समर्थन ही नहीं, संरक्षण भी मिलता है। नहीं, ना तो मुझे तो नहीं लगता किसी भी तरीके से संदीप जी की सरकार का संरक्षण मिलता है या सरकार का किसी भी तरीके का इनके साथ संबंध है। हाँ ठीक है, नहीं, अगर ये कोई भी हिंदू व्यक्ति है मुसलमान किसी की भी पाठशाला का हिस्सा नहीं है ये प्रयोगशाला ही तो चल रही है, और क्या है ये? नहीं, ये प्रयोगशाला उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रयोगशाला है, उनके अपने संगठन की प्रयोगशाला है जिसको वो चलाने का काम कर रहे हैं। परंतु इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार इस संगठन के साथ कोई नहीं खड़ी हुई है। अगर ये सरकार कुछ भी का गलत करेंगे तो रिपोर्ट उनके ऊपर सरकार FIR भी को दर्ज मिलती होगी। है, जैसे मुख्यमंत्री एक को आम आदमी मिलती के ऊपर है, FIR दर्ज होती उसके है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। कुछ हिस्सों का हवाला दे देते हैं मुख्यमंत्री, कैबिनेट के सामने पेश नहीं, ना सार्वजनिक की जाती है। ये सही है व्यवस्था? देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी चिंता प्रकट की है उसके ऊपर तो कहीं पूरी ना कहीं जानकारी तो हमको रख ये दें, समझना कब हुई है पड़ेगा। जनगणना, अभी हुई है क्या? इस आयोग का मैंडेट भी था, इस आयोग का काम जनगणना कराना था, या वो 5 लोग कैसे मर गए, पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी, दूसरा सर्वेक्षण क्यों कराया गया? असल सवालों के जवाब तो पता नहीं लग रहे। नहीं, असल सवालों पे जाएंगे तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के वहां पे जो सांसद हैं तो उन्होंने किस देखना तरीके से पड़ेगा, हिंसा को वो भड़काने देखे का ना, काम किया, तो सारी उनके बात खिलाफ सामने FIR लाए ना, दर्ज हुई, उनके विधायक के खिलाफ तो FIR वो दर्ज चीज हुई, करिए वो ना बिजली पेश, चोरी में भी पकड़े गए। तो करिए ना पेश। नहीं, ये तो सिर्फ नहीं, तो शंकाएं जाहिर कार्रवाई तो करके हो रही है ना। राजनीति क्यों संदीप जी, चमकाई फांसी जाए? पे- अब इनके सांसद बिजली चोरी में पकड़े गए तो FIR दर्ज हुई है, फांसी पे थोड़ी ना लटका देंगे बिजली चोरी की सजा में। तो बिजली चोरी की जो सजा है उसके अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है कि बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, पूरे मोहल्ले को बिजली बांट रहे थे इनके सांसद। तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और बात करनी चाहिए कि इस तरीके के व्यक्ति अगर चुन के आएंगे जो कि बिजली चोरी के अंदर असल सम्मिलित मुद्दा हैं, तो जिस वो इसी बात तरीके के का लिए काम ये करेंगे, आयोग जिस बना तरीके था, की उसकी हिंसा वहां पे हुई। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता अखिलेश प्रताप सिंह, और उसके कुछ हिस्से ही सामने लाए जा रहे हैं। पर कुछ हिस्सों में भी अगर एक समुदाय को डराया धमकाया जा रहा है या भगाया जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? देखिए संदीप जी, अंग्रेज चले गए सन 47 में और अंग्रेजों ने अपना एजेंडा आरएसएस और बीजेपी को दे दिया, बांटो और राज करो, सांप्रदायिकता का, और आरएसएस बीजेपी उसी पे दिन रात चल रही है। चुनाव आ गया है, बीजेपी को मैं बहुत दिनों से कहता हूं, मोदी जी वाली बीजेपी, अटल जी वाली नहीं, मोदी जी वाली बीजेपी की किसी भी नेता को मैं कई बार चैलेंज किया हूं कि वो बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान धर्म इत्यादि इन 5-6 शब्दों के अलावा किसी बात पर बात ही नहीं कर सकते हैं। बिहार में चुनाव आया, मोदी जी आए, पहली जनसभा को संबोधित किया, बताने लगे घुसपैठिए,
SIR आया इसलिए कि घुसपैठिए निकालना, एक घुसपैठिए के नाम नहीं बता पा रहे हैं। और ये सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए। आप देखिए हेट स्पीच में हमारे मोदी जी और हमारे यूपी के CM में होड़ लगी है। पिछले साल कई 100 हेट स्पीच दिया इन लोगों ने कि तो आपके मंच पर प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जाती है, वो हेट स्पीच नहीं है क्या अखिलेश जी? वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है या नहीं? किसी की भी मां बहन को गाली देना बहुत बड़ा हेट स्पीच है, लेकिन सबकी मां बहन है। सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लगाए कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं और मणिपुर की हमारी माताओं बहनों, इनके साथ भी जो कुछ बातें रखी जाती हैं, बोली जाती है, कही जाती है, उस पर भी इतनी पीड़ा होनी चाहिए। महिलाओं की बोली लगाने वाले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बछड़ा, बछिया, जर्सी गाय, क्या भाषा का प्रयोग कौन करता है? हम इस विषय पे आज आपका चर्चा दूसरा है, लेकिन आपने छेड़ा तो ठीक किया। देश को पता लगना चाहिए कि कौन किसकी क्या भाषा है। इस तरह की भाषा ये जो अंग्रेजों के यहां पे एजेंट बैठे हैं, इन लोगों की है। कठमुल्ले गिनाना शुरू करूं? अली, बजरंग बली, कौन बोलता था? नहीं, मुद्दे पर ही रहते हैं। कब्रिस्तान पर यहाँ पर क्या ये एक समस्या है? कुछ इलाकों में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, अब उसे काट छांट कर पेश किया जाए, उसको अभी छोड़ देते हैं। पर क्या ये एक समस्या है जिसे गंभीरता से लेना होगा या लेना चाहिए, या इस पर आप चुप हो जाते हैं कि हमारा वोट बैंक है ये? तो मैं भी गंभीरता से लेते। देखिए आपने बीच में एक बात कही थी, फिर आपने गंभीरता की बात की, तो मैं कह रहा हूं 2014 और 2017 के पहले पर्ची प्रेस नोट की पत्रकारिता सूत्रों के हवाले से इस तरह की गंभीर बातों की पत्रकारिता नहीं होती थी। अब क्या सूत्र बता रहे हैं? पर्ची आ गई, प्रेस नोट आ गई, तो ये लीक किया जाता है कि छापें और माहौल को खराब करें, समाज को दूषित करें, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दें। क्यों नहीं? आप याद करिए, जब ये सरकार बनी थी संदीप भाई, तो विधानसभा में एक पाउडर मिला था, उसको बताया गया था कि TNT है, ये 50 ग्राम है, पूरी विधानसभा उड़ जाएगी। और 3 दिन तक बहस हुई और इसका लिंक पाकिस्तान के आतंकियों से भी बताया गया और कैसे उनकी बात करते हुए, और सब मीडिया बताता गया और सब लोग कहते रहे कि कुछ नहीं है। NIA भी आई, बाद में पता लगा लकड़ी पॉलिश करने वाला वो पाउडर था। और सरकार बताती थी रोज, उत्तर प्रदेश की सरकार, यहां के एक एक्सपर्ट भी बताया था, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट यूपी का कोई था। तो ये क्या करना चाहते हैं? ये सिर्फ काम से, विकास से, अपनी, क्योंकि कुछ किया नहीं है, उससे ध्यान हटा करके बेरोजगारी से, महंगाई से, अपराध से, जो सरकार क्रिमिनलों से मुकदमे वापस करने के लिए कानून बनावे, अब भाजपाइयों से मुकदमे वापस करे, अपने से लगाए, CM से लगाए, डिप्टी CM से लगाए, सबके मुकदमे वापस करे, भेदभावपूर्ण कार्रवाई करे, तो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है क्या? आप ये आरोप लगा रहे हैं? ठीक है अखिलेश भाई, ठीक है। मनोज राजन, पर आपको ये बात समझ में आ रही है? एक बात जो अभी सामने साफ होती दिख रही है, कैबिनेट में तो पेश नहीं की गई ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री खुद 29 अगस्त को कहते हैं कि कुछ हिस्से जो सामने आए। अरे भाई, रिपोर्ट तो आपको दी गई है, कुछ हिस्से सामने क्या आएंगे? या आप जो बताएंगे वही हिस्से सामने आएंगे, आप ही के पास तो है रिपोर्ट। तो ये इतना बड़ा रहस्य कैसे बन गई है ये रिपोर्ट? इसका एक हिस्सा और भी है जिसमें बताया गया है कि बर्क के बयान के बाद ही वहां पर हिंसा भड़की है। मैं इसमें एक कैरेक्टर बताता हूं और उसकी टेक्निकलिटी बताता हूं, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो बंगाल के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश में भी एक्सटेंशन दे दिया गया। अवनीश अवस्थी को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनना था, लेकिन रिटायरमेंट वाले दिन दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन देकर उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। एक भी DGP
उत्तर प्रदेश के मन का जो यहां से भेजा गया नहीं बनने दिया गया। हालिया अभी प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन मांगा गया डीजीपी को देने के लिए, नहीं दिया गया। मुख्य सचिव मनोज सिंह थे, उनको एक्सटेंशन देने के लिए कहा गया, नहीं दिया गया। अब आते हैं मेन कैरेक्टर पर, अंजनेय कुमार। अंजनेय कुमार वो व्यक्ति है जो सिक्किम कैडर के हैं। अखिलेश यादव इनको लेकर आए थे। उस समय उन्होंने अखिलेश यादव के लिए काफी काम किए होंगे, जो भी हुआ वो हिस्ट्री में नहीं जाते। ये रामपुर के डीएम थे और इनको मुख्य एजेंडा था आजम खान। आजम खान और पूरी फैमिली का क्या हुआ, ठीक है, वो दोषी थे कि नहीं दोषी थे, कोर्ट फलाना, वो एक अलग बात है, लेकिन रामपुर को टारगेट करके आजम खान को अचानक एक बिल्डअप दिया जाता है। अब इनका प्रमोशन हो जाता है और ये कमिश्नर रैंक के हो जाते हैं। तो कमिश्नर रैंक कहा जाएगा तो मुरादाबाद के कमिश्नर बनाया गया। मुरादाबाद कमिश्नरेट कौन, जहां पे संभल आता है। 2024 में अचानक 62 सिर्फ माफ कीजिएगा 64 तीर्थ स्थल संभल में निकलते हैं, जिनकी संख्या अब 72 हो गई है। अब अंजनेय कुमार को 7वां एक्सटेंशन फिर दिया गया है और संभल, काशी, मथुरा, अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश खुद एक पॉलिटिकल प्रयोगशाला है, भारतीय जनता पार्टी के इंडक्शन वाला स्टेट है, उस इंडक्शन वाले स्टेट ने लोकसभा चुनाव में सब कुछ हार दिया। अगर यहां से वो सीटें मिल गई होती जितनी पिछली बार मिली थी, तो आज थंपिंग मेजॉरिटी की गवर्नमेंट एनडीए की नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती, लेकिन यहां हार गए। क्यों? अब की बार 400 पार और दलित और पिछड़ों के बीच में आरक्षण खत्म करने का मरमरिक फैली, जो लल्लू सिंह एंड कंपनी ने की थी खुद घुसा के। दलित पिछड़े जैसे हटते हैं, हिंदू बढ़ जाता है। अब उस हिंदू को एक करना है, तो एक करने के लिए क्या, दलित को भी जोड़ना है, पिछड़े को भी जोड़ना है, इसको फिर से हिंदू बनाना है। तो संभल, ज्ञानवापी, एक मस्जिद, शाही मस्जिद, इस मुद्दे पर संभल को एक नया एम्बलम बना के, एक नई प्रयोगशाला बना के ला के सामने खड़ा किया गया है। वही संभल है जहां की कुंदरकी सीट, जहां पे मुसलमान वोटर नहीं, ये समझ में आ गया मनोज, ये तो बात समझ में आ गई कि जी प्रयोग किया जा रहा है, पर इस प्रयोग में जो ये रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उसके चुनिंदा अंश ही क्यों सामने आ रहे हैं? भाई सेंसस हुआ तो कब हुआ, ये 45 से 15% कैसे आ गए? ये पूरे संभल का, हमें तो ये पता लग रहा है ये संभल नगर पालिका क्षेत्र है, ये तो 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका हुआ। 2,20,000 लोग थे सेंसस जनगणना में 2011 में यहाँ पर, तो मतलब पूरे सूबे का 0.0006% क्षेत्रफल और 0.1% आबादी की बिना पर आप इतने बड़े आरोप लगा देंगे? इस रिपोर्ट में मुद्दा ही यही था कि वहां पे बवाल कैसे हुआ, दोबारा सर्वे क्यों कराना पड़ा, हिंसा क्यों हुई। तो उसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया कि बर्क का बयान ही वहां के बवाल की मुख्य वजह इस रिपोर्ट के अंदर है। ये देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मीडिया को आजकल स्पेशल लीकेज किया जाता है, वो जमाने चले गए। मुझे खुद कोई बता दे कि 2014 के बाद आज तक किस मीडिया ने, अखबार, डिजिटल या किसी भी टेलीविजन ने कौन सी खबर निकाली है? कोई खबर नहीं निकली। हम केवल इवेंट कवर कर रहे हैं, इसकी पर्चियां लीक की जाती हैं, इसकी पर्चियां बताई जाती, ताकि धीमे धीमे नहीं मतलब ताज्जुब नहीं होता क्या विजय त्रिवेदी की हेडलाइन चलती रही 2 दिन कि भाई आबादी इतनी गिर गई, और वो चिंताजनक बात है। अगर आबादी ऐसे गिर रही है, एक समुदाय को डराया धमकाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो चिंता होनी चाहिए, पर उसकी मुकम्मल जानकारी नहीं मिल रही है। ये कब हुआ जनगणना, ये सेंसस कब हुआ, कब के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, किस इलाके के पेश किए जा रहे हैं, वो नहीं बताया जा रहा। संदीप भाई, बहुत गंभीर बात है। अगर ऐसा होता है तो कि क्या ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ। और फिर 2 बातें मैं रिपोर्ट को लेकर करता हूं, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। एक तो रिपोर्ट का ये है कि क्या रिपोर्ट को, या जिसको भी ये जांच कमीशन बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी जुडिशियल, क्या उसको ये मैंडेट दिया गया था कि वो सेंसस पर काम करे? एग्जैक्टली पहली बात, मैंडेट भी क्या ये था? और अगर ये मैंडेट था तो उसके पास कंपैरेटिव स्टडी के लिए कहाँ से आंकड़े आए थे? जब पिछले 15 साल में सेंसस नहीं हुई है तो किस तरह के कंपैरेटिव आंकड़े वहाँ पर आए?
दूसरी बात, क्या उस रिपोर्ट को कैबिनेट पर टेबल किया गया है? नहीं, वो तो नहीं किया गया, संजय निषाद मान गए। तीसरी बात उसके, हाँ, तो फिर उसको कैसे लीक किया जा रहा है? और अगर चौथी बात ऐसा है तो ये घटना, देखिए माइग्रेशन भी यदि होता है तो एक दिन में तो नहीं होता। 7 साल से तो आपकी सरकार है यूपी में, तो क्या वहाँ पर जो डीएम है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कितने समय में हुआ है? 50 साल की आप बात कर रहे हो या पिछले 7 साल की बात कर रहे हो, पिछले 8 साल की, 10 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल की बात कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल इसमें हैं। तो मतलब क्या खाका तैयार किया जा रहा है विजय भाई, बटोगे तो कटोगे, कि भाई 2024 में 29 सीटें कम आई, वो हार थी बेसिकली योगी आदित्यनाथ की। इस बार अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, चुनाव तो 2027 में है, पर वो दांव बटोगे तो कटोगे वाला दांव अभी से ही चला जा रहा है क्या? कोई इसमें मतलब इतनी हैरानी वाली बात मुझे नहीं लग रही। और जो मनोज ने बात की है वो भी बिल्कुल ठीक बात है कि आप इस बहाने जो भी हिंदुओं में जो बंटवारा है ना, उसको पहले एक करिए। हिंदुओं के बंटवारे को एक करने का तरीका यही है कि आप मुसलमानों से डराइए उनको। और कैसे कर सकते हैं? नहीं तो फिर वो दलित बने रहेंगे, फिर वो SC ST बने रहेंगे, फिर आदिवासी बने रहेंगे, मतलब वो जाति में वो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। मंडल कमंडल दोनों को साधना है, मंडल बनाम कर दोनों को साधना है। और वो एकजुट करके, डर ही तो एकजुट करता है ना आपको। एक डर पैदा करना ही एकजुट करने का तरीका है, आसान तरीका है। लेकिन ये गंभीर मसला है और मैं कह रहा हूं यदि ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि फिर सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या रिपोर्ट रखी गई है, क्या तरीके निकाले गए हैं कि सरकार इस पर काम करे। हाँ भाई, ऐसा पलायन इतनी बड़ी तादाद में 45 से 15 आ जाइए, 1/3 आबादी रह जाए हिंदुओं की, भाई इस पर तो फिर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ना। वही कह रहा हूं मैं कि वो तो फिर बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या सच्चाई सामने आएगी या ये प्रयोग चलते रहेंगे? कुछ अंश पर्ची के रूप में थमा दिए जाएंगे मीडिया को, मीडिया 2-4 दिन के लिए हेडलाइन बनाएगा, फिर भूल जाएगा, इतने माहौल बन जाएगा। माहौल ही बनाना है या अगर कोई समस्या है उसका समाधान भी खोजना होगा, राजनीति से थोड़ा ऊपर उठना होगा। करेंगे हम या कर पाएंगे? सोचिए इस बारे में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।